खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आ रही है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से। आपको बता दें कि राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक एनकाउंटर हुआ है। शुक्रवार की देर रात ये मुठभेड़ हुई। राजनांदगांव के पारधोनी गांव में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। नक्सलियों पर 8 लाख का इनाम बताया जा रहा था। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह से शुक्रवार की देर रात ये मुठभेड़ हुई थी, उसमें पुलिस ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि एक जवान शहीद भी हो गया है। आपको बता दें कि इन नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, SLR हथियार और 2.315 बोर राइफल भी इनके पास से बरामद की गई है। और अगर थोड़ा सा पहले जाएं, अगर बात करें 12 जुलाई 2009 की, तो कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी। 12 जुलाई 2009 को इसी क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक VK चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कल शाम को 7-7:30 के आसपास हमको खबर मिली थी कि परधोनी गांव में करीब 8 से 10 लोग मानपुर मोहल्ला एरिया कमेटी, संयुक्त एरिया कमेटी जो है उसके लोग आए हुए हैं और गांव में खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। उस पर कोका, मदनवाड़ा और मानपुर से जो 3 सब इंस्पेक्टर लोग थे, उनके नेतृत्व में एक पार्टी निकली थी। तीनों थाने की ज्वाइंट पार्टी थी। नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया और फायरिंग की उन लोगों ने की तरफ से। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा पार्टी की तरफ से। तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि कॉर्डन लगा रहे थे और उस समय ओपन पैच में थे, कोई आड़ नहीं थी, तो उनको भी एक बुलेट लगी। थोड़ी देर तक उसके बाद से नक्सली भागे जो 7 के आसपास थे उस समय, उस एम्बुश में, जो हमारे एम्बुश में थे वो दूसरी तरफ भागे। तो दूसरी तरफ पार्टी जो उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को और मतलब इनकाउंटर किया। चलिए, हमारे संवाददाता मनमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनमोहन, जिस तरह से नक्सलियों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई थी, 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं बता दूं कि देर रात ये घटना घटी है और यहाँ पर राजनांदगांव में नक्सली एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली ढेर हो गए और जिसमें हमारे जो पुलिस के SI हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। यहाँ पर जो नक्सली हैं वो उनके बीच और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से 8 लाख का एक इनामी नक्सली भी शामिल है। जी, क्या कुछ नाम और डिटेल्स इसके बारे में पता लग पाई हैं? देखिए, जो मारे गए नक्सली हैं, प्रमिला 1 लाख का इनाम था, सरिता 1 लाख का इनाम था और जो कृष्णा है 5 लाख का इनाम था। ये पूरे नक्सली ढेर हुए हैं और जो हमारे जवान हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी यहाँ पर शहादत हुई है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी जो जवान अब तक नहीं मिले हैं, जवानों की भी यहाँ पर खोजबीन की जा रही है। और ये जो बड़ी नक्सली घटना हुई है, इसके बाद यहाँ पर प्रदेश के CM भी यहाँ पर गहरा दुख व्यक्त किए हैं। जी, ठीक है। जिस तरह से एक जवान भी शहीद हो गया है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? कहाँ का ये जवान था और क्या और डिटेल्स हैं? और जो ये नक्सली मारे गए हैं मनमोहन, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं, क्या क्या कुछ सामने आया है? ये जो जवान शहीद हुए हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं और इनकी शहादत हुई है। और जो नक्सलियों के पास से यहाँ पर AK-47 व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। नक्सलियों ने पुलिस को बीती रात पुलिस हावी हुई नक्सलियों पर और कुछ नक्सली जंगल का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं और अभी पूरे एरिया का लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। जी,
ठीक है, बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, 4 नक्सली मारे गए हैं, 8 लाख का एक इनामी नक्सली भी इसमें ढेर किया गया है। हालांकि एक एसआई इस दौरान शहीद हो गया है। कुछ ऐसी ही घटना 2009 जुलाई में भी देखने को मिली थी और इस नक्सल मुठभेड़ में एसपी वीके चौबे और 29 जवान शहीद हो गए थे। एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, वो भी आपको बता देते हैं। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 2 दिन रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सामान, मेडिकल की दुकानें हालांकि खुली रहेंगी। सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। तो संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा छत्तीसगढ़ में की गई है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, सोमवार सुबह 6 बजे तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि मेडिकल सेवाएं और दूसरी सेवाएं पूरी तरह से जारी रहेंगी। मनमोहन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनमोहन, जिस तरह से ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है, कोरोना का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार ने सोमवार की सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन तो लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, लेकिन यहाँ पर आज जो प्रदेश के सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और यहाँ पर 2 दिन तक लगातार लॉकडाउन रहेगा, टोटल लॉकडाउन रहेगा। और यह जो लॉकडाउन है सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर निकलते थे एवं यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाके में ज्यादा यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था, तो जिसे देखते हुए राज्य शासन ने एक बड़ा यहाँ पर निर्णय लिया है एवं टोटल लॉकडाउन करने का यहाँ पर आदेश जारी किया है। जिसके बाद यहाँ पर जरूरी सामान, मेडिकल और अति आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी और बाकी जो अन्य जो छूट दी गई थी वह बंद रहेगा। और यहाँ पर जो 2 दिन का टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद आने वाले सप्ताह में भी यहाँ पर शनिवार एवं रविवार को यह लॉकडाउन जारी रहेगी। जी ठीक है मनमोहन, जिस तरह से हम कल सुन भी रहे थे, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी ये साफ कर दिया था एक बार फिर से कि लॉकडाउन की जो स्थिति है वो समय और कोरोना का संकट देखने के बाद ही उसमें किसी तरह का कोई बदलाव किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। देखिए, लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों में घूमते दिखते हैं एवं दिख रहे हैं, इन पर भी कार्यवाही यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ जो बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं उन्हें भी 100 रुपए का चालान लेकर, यह जो 100 रुपए का चालानी कार्यवाही के साथ उस राशि को कोविड-19 के फंड में डाला जाए, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और बेवजह सड़कों में घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य शासन ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और यहाँ पर जो 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है, यह संपूर्ण लॉकडाउन करने का यहाँ पर एक घोषणा किया है। जिसके बाद अब देखना होगा कि लोग इस संपूर्ण लॉकडाउन में भी कितना पालन करते हैं एवं घर से निकलते हैं या नहीं निकलते। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से है और किसी भी तरीके से यहाँ पर लोग बाहर निकलने से उनको समझाइश दी जा रही है एवं खाकी भी उन पर कार्यवाही कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में 2 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और अब ऐसे में देखना होगा कि लॉकडाउन में जिस तरह से मेडिकल सेवाओं में छूट दी गई है उसके बाद क्या सख्ती से पालन इन 2 दिनों में सरकार करा पाएगी या लॉकडाउन का उल्लंघन लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह आज लॉकडाउन को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, लोगों को कोरोना वायरस की कितनी जानकारी है इसको लेकर भी बैठक करेंगे। लॉकडाउन में कानून व्यवस्था में किस तरह दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के क्वारंटाइन इन्हें रखा जाएगा, उनको किस तरह की सुविधा दी जाएगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
तो देश में लॉकडाउन है, सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ लेकिन उमड़ रही है। लॉकडाउन के सारे नियम यहां टूट रहे हैं। शहर के प्रमुख सब्जी बाजारों के साथ साथ सड़कों, कई दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दोपहर के बाद शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन को लेकर दोपहर में पुलिस प्रशासन ने इसकी जानकारी के लिए शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च में 40 वाहनों के काफिले के साथ कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन, एसएसपी आरिफ शेख समेत पुलिस के दर्जनों भर अफसर इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट परिसर से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई और घड़ी चौक रिंग रोड तक इसे ले जाया गया। आज शाम से लेके मंडे सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की और इसके संबंध में 144 के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। इसमें मेनली जो एसेंशियल सेवाएं जैसे जो मेडिकल शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, गैस सिलेंडर जो सेवाएं और इसके अलावा जो सब्जी, फल और उसके साथ जो नॉनवेज की जो दुकानें हैं, जो चिकन, मटन और अंडा मछली का, और इसके अलावा जो एसेंशियल सेवाएं जैसे इंटरनेट सेवा हो गया और तो 144 के ऑर्डर में बहुत सारे जो चीज़ों को प्रतिबंधित करते हुए कुछ चीज़ों को छूट दिया गया है। उसी बेचने वाले जो 2 दिन का जो काम यहाँ पे चलेगा। कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। जगदलपुर की अगर बात की जाए तो चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं। पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। इस दौरान चौक चौराहों पर नारी शक्ति का कमान सौंपी गई है। इसके बाद ये महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी करने पहुंचती हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती हैं पुलिसकर्मी। इस दौरान सड़कों पर जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क पहनने के लिए सख्ती से उनसे कहा जाता है। महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि बस्तर के लोग बहुत अच्छे हैं, महिलाओं का सम्मान बखूबी करना जानते हैं। पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार का कहना है कि महिला पुलिस और पुरुष के जवान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 89 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,341 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 200 लोगों के संक्रमण से मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब कंट्रोल में होती दिखाई देने लगी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 1,727 हो गई है। इनमें से अब तक 86 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 663 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में अब तक 679 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। 24 की मौत हो गई है। 354 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। विदिशा की अगर बात की जाए तो 13 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सभी मरीज स्वस्थ होकर माफ कीजिएगा 13 मरीज ठीक हो गए हैं और इन्हें घर भेज दिया गया है। उज्जैन में 220 मरीजों में से 43 की मौत, 57 पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 116 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 17 मरीज रिकवर किए हैं, 5 की मौत की पुष्टि की गई है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव की जो आंकड़ा है वो 12 हो गया है। 3 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रिकवरी के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में 3,341 कोरोना मरीजों की संख्या हुई है। इंदौर में 1,727 पॉजिटिव केसेस हैं। 86 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उज्जैन में 220 मरीज, 43 की मौत। शिवराज सरकार की टेढ़ी नजर कमलनाथ सरकार के दौरान हुए तबादले उद्योग पर है। शिवराज कमलनाथ सरकार के 13 महीने के कामकाज की जांच करने के मूड में नजर आ रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस सरकार के आखिरी के जो 6 महीने थे, जिस तरह से फैसले लिए गए थे कमलनाथ सरकार ने,
उनकी अब जांच की तैयारी शिवराज सरकार कर रही है। सरकार को आशंका है कि सत्ता जाने के पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गलत तरीके से फैसले लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि शिवराज मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई। बैठक में इस बात का सुझाव आया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक समिति बनाई जाए और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। अगर इस जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर मौजूदा शिवराज सरकार पिछली कमलनाथ सरकार के खिलाफ एफआईआर करा सकती है। शिवराज सरकार में पिछली सरकार के फैसलों की जांच की खबर पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़कती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर की जांच के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा सरकार को उन मामलों की भी जांच करानी चाहिए जिनकी जांच तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी। पीसी शर्मा ने जांच के नाम पर प्रदेश की जनता का ध्यान कोरोना संकट से हटाने का भी शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति बनाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करा सकती है शिवराज सरकार। जिस तरह से कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में फैसले लिए गए थे, शिवराज सरकार का ऐसा कहना है कि जो आखिरी के 6 महीने थे उनमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है गलत तरीके से फैसले लेकर, और इसके बाद अब शिवराज सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कमलनाथ की जो सरकार थी उसमें जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक समिति बनाई जाएगी और जांच पड़ताल की जाएगी कि किस तरह के मामले हुए थे उस दौरान, और अगर मामले सही पाए जाते हैं तो शिवराज सरकार कमलनाथ की जो सरकार थी इससे पहले उन पर एफआईआर कर सकती है। इस पूरे मामले पर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पूर्व सरकार में तबादला हुआ था। शिवराज के मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। शिवराज सरकार लगातार ये कह रही है कि कमलनाथ के कार्यकाल में जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, कुछ गलत फैसले लिए गए जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। शरद व्यास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, अब पूरी तरह से शिवराज सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान उनको घेरा जा रहा है और उनको अब जांच समिति बनाने की भी बात की जा रही है, और क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, तत्कालीन सरकार जब थी तो जो ट्रांसफर्स होते थे उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा ट्रांसफर्स हुए थे उस दौरान 14 महीने की सरकार में। और उस समय जब विपक्ष में बीजेपी थी तो बीजेपी ने आरोप लगाया था इस पूरे मामले को लेकर कि पैसे को लेकर ये ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं। और पिछले 6 महीनों में, यानी कि जब तत्कालीन सरकार थी उसके 6 महीनों में जो ट्रांसफर्स की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ी थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हुआ था कि क्या ये ट्रांसफ़र उद्योग चलाया जा रहा है, और इसको लेकर राज्यपाल से शिकायत भी बीजेपी के द्वारा लिखित में की गई थी। अब तो शरद व्यास से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय जो बीजेपी थी वो विपक्ष में थी, और ऐसा लगातार शिवराज बोल रहे थे कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में कई गलत फैसले लिए गए हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए, और अब जब चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो इस पर एक्शन लिया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार परीक्षाएं 20 जून से शुरू हो सकती हैं। परीक्षा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। इसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि सब कुछ ठीक रहा तो 20 जून से विश्वविद्यालय में परीक्षा कराई जा सकती है। कोरोना के चलते अगस्त तक सेशन पूरा होगा और फिर सितंबर से नया सेशन की शुरुआत की जा सकेगी। हालांकि कमेटी की इस सिफारिश पर आखिरी मोहर राजभवन लगाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्था पूरी तरह से बंद थे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में परीक्षा की तारीख तय करने के लिए राज्यपाल ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 6 पेज की रिपोर्ट राजभवन को भेज दी है। अब
अब राजभवन रिपोर्ट की समीक्षा के बाद विश्वविद्यालयों को परीक्षा के संबंध में निर्देश जारी करेगा। बता दें कि राज्य भवन में प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराने और एकेडमिक कैलेंडर तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इसने अब रिपोर्ट तैयार कर ली है। 8 मई तक का समय दिया गया है। तो कोरोना की वजह से जिस तरह से परीक्षाएं प्रभावित हुई थी उसको लेकर अब विचार विमर्श किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 जून से कॉलेजेस में परीक्षाएं शुरू कराई जा सकती हैं। हालांकि राजभवन इस पर अंतिम मोहर लगाएगा और ऐसे में देखने वाली बात होगी जिस तरह से रिपोर्ट 6 पेज की तैयार की गई है उसके बाद क्या इसमें किसी तरह का संशोधन किया जाता है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही राजभवन फैसला लेगा। शरद व्यास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, जिस तरह से कोरोना का संकट एकदम से बढ़ा है उसके बाद मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं थी वो काफ़ी प्रभावित हुई थी और अब ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है 20 जून से कॉलेजेस में परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एकेडमिक का जो ईयरली कैलेंडर होता है हर राज्य का, मध्य प्रदेश में ईयरली कैलेंडर है। राज्यपाल चूंकि कुलाधिपति होते हैं इसीलिए उन्होंने तमाम कुलपतियों की एक समिति बनाई और समिति बनाने के बाद उन्होंने इस निर्देश दिया कि किस तरह से बेहतर परिणाम ला सकते हैं, एग्जाम्स कैसे शुरू की जा सकती है ताकि छात्रों को कोई नुकसान ना हो। अब इसी के चलते 6 कुलपतियों की समिति ने 6 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की जो कुलपति को जो राज्यपाल को सौंपी गई है। इसके अंदर तय किया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अधिकांश छात्रों ने मना कर दिया है, इसलिए कहना है कि 20 जून से जो परीक्षा है वो शुरू कराई जाए ताकि जो छात्रों का जो साल है वो किसी प्रकार से बर्बाद ना हो और जो वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जो पढ़ाई शुरू होती है वो भी इसी दौरान शुरू कराई जाए। और इसके ऊपर अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज को अलग अलग दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में 20 जून से कॉलेजेस में परीक्षाएं हो सकती हैं। कोरोना की वजह से जो परीक्षाएं प्रभावित हुई थी उसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है और राजभवन में इसको लेकर 6 पेज की एक रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्यपाल के पाले में अब फैसला है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।